नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करें डीएलएड फर्स्ट ईयर का पेपर 8 के बारे में, हिंदी का शिक्षण शास्त्र। चलिए हम उसका क्वेश्चन पेपर देख ले। ये जो हमारा पेपर है वो बेसिकली रहेगा आपका 7 क्वेश्चन और 35 नंबर का जो पेपर रहेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं खंडे यानी कि सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। तो हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व के बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। तो हिंदी भाषा शिक्षण जो हमें पढ़ाया जाता है विद्यालय में, हिंदी भाषा, उसके क्या महत्व है। ठीक है, तो इससे बच्चों का जो उच्चारण है वो शुद्ध हो इसलिए वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, इससे बच्चों का जो हिंदी है उसमें शुद्धि आती है। ठीक है, बच्चे जब विविध जगहों से आते हैं तो वो विविध अपने मातृभाषा लेकर आते हैं। ठीक है, हिंदी उन्हें एक जोड़ने का काम करती है विद्यालय में। ठीक है, एक दूसरे से बात करने का एक माध्यम प्रदान करती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के महत्व के बारे में समय यहाँ पे संक्षिप्त में बताना है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक कहने का मतलब है हमारा बुक जो हम यूज़ करते हैं, बुक हर क्लास में, उसका क्या महत्व है। तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे जो सिलेबस होता है उसे एक डिटेल में हमें, अगर हमारे पास बुक नहीं रहेगा तो हमें पढ़ने में कठिनाई होगी। ठीक है, एक हमारे पास पैटर्न रहता है एक बुक के माध्यम से कि हाँ हमें ये चीज़ पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, एक आसान माध्यम उसके अंदर दिया रहता है। ठीक है, टीचर के लिए गाइडलाइंस, स्टूडेंट के लिए गाइडलाइंस, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें कुछ भी समझने में, अपने चैप्टर्स को समझने में, अपने सिलेबस को समझने में सहायता करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम कहने का मतलब हमारा सिलेबस, जो हमें पता रहता है। हमें जब कुछ भी क्लासेस स्टार्ट होती है तो हमें सिलेबस दिया जाता है कि आपको ये चैप्टर जो है 7 क्लास में या फिर जो भी क्लास में आप रहेंगे वो चैप्टर आपको इसमें पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सब कुछ ये सिलेबस में निर्धारित किया रहता है। अगर ये निर्धारित नहीं रहेगा तो आपकी जो परीक्षाएँ होंगी उसका जो सिलेबस होगा, मतलब उसका जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इससे बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी। क्या टीचर कुछ और पढ़ा देगा, सिलेबस नहीं रहेगा, टीचर कुछ और पढ़ा देगा, एग्जाम में कुछ और आ जाएगा। ठीक है, बच्चा कुछ और पढ़ लेगा। बहुत सारी जो है यहाँ पे आपको मतलब एक क्या कहते हैं कठिनाई देखने को मिलेगी। ठीक है, बिना सिलेबस के हम अच्छे से एक और निश्चित एक जैसे कि 1 साल का सब कुछ एक पैटर्न दिया रहता है कि हाँ 1 साल में हमें इतना सिलेबस उसके अकॉर्डिंग दिया रहेगा। लेकिन अगर ये सब नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा जो है हमारा जो स्टडी का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। अब हम देखते हैं पाठ्यचर्या क्या है। तो पाठ्यचर्या कहने का मतलब है करिकुलम। करिकुलम के अंतर्गत ही ये निर्धारित होता है कि कौन कौन सी किताबें कौन कौन से क्लास में चलेंगी। ठीक है, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उस क्लास के बच्चों को क्या क्या एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, ये सारा जो है हमारा सिस्टम जो है स्कूल का, ठीक है, वो सारा जो है करिकुलम के अंतर्गत यानी कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही तय होता है। ठीक है, क्या क्या बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है, किस किस चीज़ का बच्चों के अंदर ज्ञान होना चाहिए इस क्लास के अंदर, मतलब सब कुछ जो है पैटर्न वो करिकुलम के अंदर ही तय किया जाता है। विद्यालय कैसे मैनेज होगा, ये सारा चीज़ जो है ओवरऑल का सारा चीज़ जो है वो करिकुलम के अंतर्गत ही होता है। करिकुलम के अंदर ही जो है हमारा सिलेबस और पाठ्य पुस्तक जो होता है, हमारे बुक्स जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। कहने का अर्थ है करिकुलम जो है उसका एक पार्ट है हमारा सिलेबस और बुक्स जो है। ठीक है, तो इसकी महत्व की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमारा जो मैनेज है पूरा स्कूल का, पूरा जो हमारा बोर्ड जो संचालित होता है वो सारा सिस्टम जो है वो बिगड़ जाएगा। और जो हमें एक सहूलियत होती है हर चीज़, हर कार्य करने में कि हाँ हमें ये पढ़ना है या फिर टीचर को क्या क्या पढ़ाना है, ये सब जो है वो पैटर्न पूरा बिगड़ जाएगा। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सुनने के कौशल से आप क्या समझते हैं। सुनना मतलब क्या, जब हम कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ बोलता है उसकी ध्वनि जब हमारे कानों तक जाती है और फिर उसका हम उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं कि हाँ वो क्या बोला। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर हमारे जब भीड़ में हम चलते रहते हैं तो हम तो कई चीज़ें सुनते हैं। ठीक है, लेकिन हम मतलब बहुत लोग बोलते हैं हम सबकी बात नहीं सुनते, लेकिन अगर भीड़ में कर कोई हमारा नाम लेता है तब हम उस चीज़ को सुनते हैं। ठीक है, और रिएक्ट करते हैं, तो उसी को जो है वो सुनना कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा इसकी होगी कि यह एक ग्रहणात्मक कौशल जिसे हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ये भाषा कौशल का जो है वो प्राथमिक जो है, सबसे पहले जब भी हम भाषा कौशल लिखते हैं तो हम सुनकर ही उसके बाद हम भाषा सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब तक हम कोई चीज़ों को, कोई भी ध्वनि को हम सुनते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं और उसके बाद जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो जो हमारा सुनना कहलाता है। अब हम देखते हैं अथवा वाले क्वेश्चन। तो प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी पाठ्य पुस्तक का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो कोई भी पाठ्य पुस्तक अगर प्रारंभिक कक्षा में रहे, चाहे वो हिंदी के चाहे कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन अगर हिंदी की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो जो भी पाठ्य पुस्तक हो उसकी भाषा जो है वो सरल हो। ठीक है, वो बच्चों की भाषा से जुड़ी हुई हो, उसकी जो भी मातृभाषा है उसमें उसका थोड़ा मना उपयोग हो, और हाँ अलग अलग उसमें लोक संस्कृति की बातें हों जिससे बच्चों के अंदर नैतिकता मूल्यों का विकास हो। ठीक है, वो हर संस्कृति के प्रति उसका झुकाव बढ़े। ठीक है, उसे लगाव हो, जो भी संस्कृति से हो वो, और उसके प्रति अपना लगाव भी रहे। और क्योंकि बच्चा अपना मातृभाषा से अधिक सीखता है तो उसकी जो मातृभाषा है उसमें उसका उपयोग होना चाहिए, ताकि बच्चे पाठ्य पुस्तक से आसानी से जुड़ सके। पाठ्य पुस्तक का जो स्वरूप है वो रंग बिरंगा होना चाहिए जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करे। ठीक है, परिभाषाएं उसके अंदर ना हो उतनी, बच्चों को समझाने के लिए कहानी का उपयोग हो।
चित्रों का उपयोग हो, बहुत सारे रंगों का उपयोग हो, उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य दिए रहे हैं जो बच्चे करके सीखें, ठीक है, करके सीखने पे बल दे। उसमें रटने की प्रवृत्ति पुस्तक में ना हो, इस तरह का उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो पाठ्य पुस्तक जो है वो आपको एनसीईआरटी की प्रारंभिक कक्षाओं की जो पुस्तक है उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। वो बच्चों अनुकूल आपको जो भी पाठ्य पुस्तक रहेंगी वो बच्चों के अनुकूल यानी कि बाल केंद्रित एक पाठ्य पुस्तक जो है आपको उसके स्वरूप देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो महत्वपूर्ण है प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक ऐसी होना। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? तो मातृभाषा जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है, बच्चों की जो प्राथमिक भाषा होती है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है, ठीक है। जिसके लिए बच्चा कहीं विद्यालय नहीं जाता, कहीं कुछ नहीं करता, बस सुनकर उसे ग्रहण कर लेता और अपने आप उसे बोलना सीख जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाषा शिक्षण में इसका क्या महत्व है। तो भाषा शिक्षण में अगर बच्चा जब भी विद्यालय जाता है और इसकी जो भी वो सीखता है, जो भी भाषा वो सीखने वाला रहता है, मान जैसे कि आपकी मातृभाषा हिंदी है और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है हिंदी से उसे सिखाया जाए, ठीक है। हिंदी से ट्रांसलेट करके आप देखते होंगे कि सिखाया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि उसकी मातृभाषा से वो चीज़ें जो है वो जोड़ कर सिखाई जाए ताकि बच्चा उसे जल्दी से सीख सके। तो इसलिए ये कहा गया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को कुछ भी सिखाया जाना चाहिए तो उससे उसकी मातृभाषा से जोड़कर सिखाया जाना चाहिए ताकि बच्चा उसे आत्मसात कर सके, उसके साथ वो हर चीज़ को अपने साथ कोरिलेट कर सके और वो चीज़ों को आसानी से सीख सके। इसलिए ये ज़रूरी है कि मातृभाषा के द्वारा बच्चों को नई भाषा सिखाई जाए या फिर कोई भी ज्ञान जो है वो मातृभाषा से जोड़कर दिया जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ना या फिर पठन कौशल से आप क्या समझते हैं? तो पढ़ना या पठन कौशल जो है ये भी एक ग्रहणात्मक है, जिसे हम ग्रहण करके सीखते हैं, ठीक है। तो पढ़ने का अर्थ है यहाँ पर लिखी हुई चीज़ों को सही गति में, लय में पढ़ना, ठीक है। उसका सही उच्चारण करके पढ़ना ही पढ़ना कहलाता है। उसके साथ साथ उसका जो अर्थ है उसे भी ग्रहण करना जो है वो पढ़ना यहाँ पे कहलाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है और प्रारंभिक स्तर में हिंदी पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य है, यहाँ पे हमें ये बात करनी है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम कहने का अर्थ है हमारे पास सिलेबस। तो क्या सिलेबस का अर्थ है, यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं। तो सिलेबस कहने का अर्थ है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो पढ़ाए जाए, कौन कौन से विषय उन्हें पढ़ाए जाएंगे और उस विषय के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम बच्चों को सिखाने वाले हैं, क्या क्या हम उन्हें सिखाने वाले हैं, ये सब उसके अंदर चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक स्तर में क्या इसके उद्देश्य हैं। तो इसका ये उद्देश्य होता है कि बच्चों को जो है ज़्यादा वास्ट सिलेबस ना दिया जाए, यानी कि पाठ्यक्रम जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा ना दिया जाए ताकि उनके अंदर दबाव पैदा हो, ठीक है। उसका पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित किया जाए ताकि बच्चे उसके प्रति आकर्षित हों, ठीक है, उसे खुद से जोड़ सके, अपने जीवन से उसे जोड़ सके, इस तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। और एक सरल पाठ्यक्रम दिया जाता है जिसमें बच्चे वो खेल खेल में सीखे और करके सीखे चीज़ों को, इस पर अधिक जोर दिया जाता है ताकि बच्चे जो है वो सरलता से हर कुछ ग्रहण कर सके और अपने जीवन से हर चीज़ जोड़ सके। अब हम देखते हैं अथवा वाला क्वेश्चन। तो प्रारंभिक स्तर में बच्चों के सुनने बोलने की क्षमता के विकास के लिए कविता और कहानी की भूमिका क्या है, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो इसमें जो है कविता और कहानी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों की सुनने और बोलने की क्षमता का विकास करने में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कहानी के माध्यम से या फिर कविता के माध्यम से बच्चे जो हैं बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को सुनते हैं, ठीक है। और उसमें जो है वो कल्पना शक्ति का तो विकास होता ही है, साथ में वो अगर ध्यान से सुनते हैं तो उनका जो सुनने का विकास है वो भी होता है। और जब हम उन्हें बोलते हैं कि हम लोग चलो मिल कविताएं पढ़ते हैं, ठीक है, तो बच्चे जो है उसमें तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिससे उन्हें बोलने की क्षमता का भी विकास होता है। और बच्चे अगर ध्यान से कोई भी चीज़ सुनते हैं तो उनके जो उच्चारण है उन्हें भी वो अपने अंदर जो है वो सुधारने लगते हैं और जब वो उस चीज़ को दोबारा बोलेंगे तो उसमें उनके अंदर जो है वो अपने आप जो है वो बोलने की क्षमता का विकास भी हो जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न भाषाई क्षमताओं के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो भाषाई क्षमता यहाँ पे कहने का अर्थ है 4, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, ये हमारी भाषाई क्षमताएं हैं। तो इसके बारे में हम बात करें शिक्षक की क्या भूमिका है, तो इसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि बच्चा जब भी परिवार के सानिध्य से छूट कर आता है, एक विद्यालय में आता है, तो वहाँ जो है शिक्षक की भूमिका ये होती है कि बच्चे के जो सुनने बोलने और पढ़ने लिखने का जो विकास है वो सारा दायित्व शिक्षक के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो अगर शिक्षक उसे प्रारंभिक कक्षाओं में वैसा माहौल प्रदान करे ताकि उसकी भाषाई क्षमताओं का विकास हो, तो ये उसके जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया बन जाएगी और जीवन भर उसके लिए एक उपयोगी बन जाता है। तो यहाँ पे एक शिक्षक होने का दायित्व ये है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जाएं जिससे बच्चे जो हैं वो सुनने का अपना विकास करें, सुनने के कौशल का विकास करें, फिर वो बोलने के कौशल का विकास करें, वो पढ़ना लिखना सीखें। तो क्या उसके अंदर शिक्षक जो है वो क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाएं जिसके अंतर्गत इनका विकास हो और उससे बच्चा आसानी से ग्रहण कर सके, खेल खेल में चीज़ों को सीख सके, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो श्रवण कौशल के विकसित करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, यानी कि बच्चों को सुनने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, तो उन्हें इस तरह की चीज़ें सुनाएंगे, इस तरह की काल्पनिक चीज़ें सुनाने की कोशिश करेंगे जो बच्चों को पसंद हो, ठीक है, अब उनको जो है आकर्षित करे, बच्चे उसमें ध्यान से सुने। जैसे कि कुछ कहानियाँ इस प्रकार की होती हैं जिसमें बच्चे बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो बच्चे अगर ध्यान से सुनेंगे तो उनके सुनने की जो शक्ति का विकास अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह के उन्हें खेल खिला सकते हैं जिसमें बच्चे ध्यान से सुनकर खेलें, ठीक है। कहने का यहाँ पे अर्थ है कि बच्चों के सामने हम ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करें जो उन्हें आकर्षित करें, ठीक है, और उन्हें हम इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे बच्चे उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करें और उनके सुनने के कौशल का विकास आसानी से हो जाए। अब हम देखते हैं खंड बी। तो बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, यानी कि जो BCF जो निकला था 2008 का, उसमें हिंदी शिक्षण भाषा का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे हमें वो बताना है। तो अगर हम BCF की बात करें तो BCF में जो हिंदी को है बहुत बड़ा स्थान मिला है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी के महत्व के बारे में और इसके विकास के बारे में कई बातें कही गई हैं। तो BCF का ये कहना है कि हिंदी भाषा जो है वो केवल संवाद का माध्यम ना रहे, बल्कि उसके जो है हमें अपने क्रियाकलाप में शामिल करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। यानी कि ऐसे शिक्षण बच्चों को दिया जाए हिंदी में ताकि वो केवल उसमें बात ही ना करें, बल्कि उसमें खुद को लिख सकें, अपने भावनाओं को लिख सकें, ठीक है, और उसमें अब जो दैनिक क्रियाकलाप है वो सारे उसमें कर सकें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना है हमें यहाँ पे। तो चलो हम तीनों पे बात कर लेते। तो पहला है हिंदी शिक्षण में बिहार की प्रमुख बोलियों का योगदान। तो कोई भी बिना बोली के योगदान के यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास संभव नहीं है। कैसे? तो बच्चा जो है वो अपनी जहाँ जिस भी क्षेत्र से आता है अपनी वो बोली जो है वो सीख कर आता है, ठीक है, उसकी जो मातृभाषा होती है वो सीख कर आता है। तो बिना मातृभाषा के माध्यम से ही हिंदी जो है वो सीखना संभव है और उसी के माध्यम से बच्चा जो हिंदी भाषा सीखता है। इसलिए हिंदी भाषा के सीखने में, विकास में जो भी बोली है उसका बहुत योगदान है। हम देखते हैं ख। तो ख में पढ़ने की प्रक्रिया के विभिन्न सोपान क्या है, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टेज की बात करें, रीडिंग का स्टेज क्या क्या है, तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़, लिखी हुई चीज़ को हम उसे पढ़ते हैं एक सही उच्चारण के साथ और एक सही गति में, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके अर्थ को समझते हैं। यही इसके 3 स्टेजेस है पढ़ने के। इसे आप डिटेल में यहाँ पे लिख सकते, क्योंकि आपका 10 नंबर का यहाँ है, तो एक ये 5 नंबर का आपको जगह, और एक दूसरा जो आप लिखेंगे वो 5 नंबर का है। तो यहाँ पे आप कम से कम एक पेज यहाँ पे डिटेल में करके लिखना रहेगा। अब हम देखते हैं ग। तो हिंदी भाषा सीखने के संकेतक क्या क्या हैं। यहाँ पे सीखने का अर्थ है, यानी कि सीखने के सांकेतिक कहने का अर्थ है कि बच्चा में जब वो सीख रहा है तो उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चा सीख रहा है या फिर हमारा सिखाना जो है वो सार्थक है। तो यहाँ पे हम हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं कि 4 भाषा कौशल जो हमारे हैं, सीखना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें हम बच्चों को पता कर सकते हैं कि वो सीख रहे हैं कि नहीं। इससे हम उनके, तो फिर कैसे जानेंगे, तो देखिए जैसे कि बच्चों का उच्चारण में शुद्धता आएगा तो, ठीक है, अगर बच्चों का वो लिखावट जो है उसमें शुद्धता आना, ठीक है, उसके शब्द भंडार में वृद्धि, वो अगर वो अच्छे अच्छे शब्दों का अप्लाई कर रहा है बोलने के दौरान, तो वो सब में जो शुद्धि आएगी और उसमें जो शब्द भंडार में उसका विकास होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसके बोलने में परिवर्तन होगा, उसकी लिखावट में परिवर्तन होगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ हमारा सिखाना सार्थक है और बच्चे का जो सीख रहा है उसमें उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये छोटे छोटे संकेत जो है जो हमें बताएंगे कि हाँ बच्चे का जो हिंदी भाषा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, ठीक है। अगर उसकी शुद्धता जो है वो नहीं बढ़ रही है, ठीक है, उसके शब्द भंडार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो हमें ये पता चलेगा इससे कि नहीं बच्चा भी सीख नहीं रहा है, उसका उच्चारण अगर शुद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब से हमें पता चलता है कि वो बच्चा जो है उसके शब्द में, उसके हिंदी भाषा में उसका विकास नहीं हुआ है, ठीक है, वो हिंदी भाषा नहीं सीख रहा है। हम बच्चों को रीडिंग करवा कर ये जांच कर सकते हैं, ठीक है। आदि कई इसके माध्यम है। तो आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ में आ गया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।